अगर हमने अपनी दुनिया को बदलना है तो हमें अपना फ्यूल बदलना होगा। इंसानों का फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको जलाने की वजह से, चाहे वो गैसोलीन हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, हमारी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, जो कि मुस्तकबिल में हमें तबाह करने की बड़ी वजूहात में से एक वजह होगी। अब बहुत से साइंसदान अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम कर रहे हैं। कैसे फ्यूल पर काम कर रहे हैं? जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा ना हो सके। लेकिन ऐसे फ्यूल क्या हम बना पाएंगे? मैं आपको लेकर चलता हूं एक साइंसदान की तरफ जिनका नाम है डॉक्टर आल्डो स्टेनफेल्ड, जो कि एक ऐसा फ्यूल बना रहे हैं जो सनलाइट और एटमॉस्फेयर से मिलकर बनेगा। इसमें हाइड्रोकार्बन्स यूज़ किए जाएंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, और सोलर एनर्जी के तहत इसको चलाया जाएगा। और इसके ज़रिए इस फ्यूल को जलाने के बाद हमारे पास किसी भी तरीके से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ेगी नहीं। मैं यहाँ पर आपको एक जहाज़ दिखा रहा हूँ, बोइंग जहाज़ दिखा रहा हूँ, जो कि उड़ता है स्विट्ज़रलैंड से और जाता है यूएस, सैन फ्रांसिस्को। इस जहाज़ में मौजूद एक पैसेंजर को ज़ुरिक से सैन फ्रांसिस्को ले जाने में जो कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज हुआ है वो 1.4 टन हुआ है। और अगर आप तमाम जहाज़ों को देखें जो कि उस वक्त उड़ रहे थे, और हर जहाज़ में 300-400 मुसाफिर थे, तो हमारे पास जो फुटप्रिंट बनता है CO2 का वो तकरीबन 900 मिलियन टन्स बनता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ। और सिर्फ जहाज़ों की बात ना की जाए, अगर ओवरऑल सारी की सारी ट्रांसपोर्ट, जिसमें गाड़ियाँ भी हैं, जिसमें रॉकेट्स भी हैं, जिसमें ट्रेनें भी हैं, उनकी बात की जाए तो एक साल में 3.9 बिलियन टन CO2 हम खारिज करते हैं एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इसके अल्टरनेटिव फ्यूल्स का हमें सोचना पड़ेगा। एक तरीका तो यह है कि हम बैटरीज लगा दें, लिथियम की बैटरीज लगा दी। लेकिन बोइंग इतना बड़ा जहाज़ है कि उसको लिथियम की बैटरीज के साथ ऑपरेट नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से हम गाड़ियों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर एनर्जी की सोर्स क्या रह जाती है? हमारी दुनिया के करीब करीब सबसे बड़ी एनर्जी की सोर्स सूरज है। सूरज 173,000 टेरावाट सोलर एनर्जी हमारी ज़मीन पर कॉन्टिन्यूसली मुस्तकिल फेंक रहा है। अगर इस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम बिजली बना दें तो वो 10,000 गुना ज़्यादा है हमारी ज़रूरत से। इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी ज़मीन पर आ रही है, लेकिन जो चीज़ें सोलर सिस्टम्स और पौधे जो कि रोशनी से चलते हैं, वो 1% से भी कम की एनर्जी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक नक्शा दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि एनुअल सोलर इरेडिएशन मैप किया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि पर यूनिट कितनी सोलर पावर स्ट्राइक करती है ज़मीन से। पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पर ये एनर्जी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि रेड कलर का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया स्ट्राइक कर रही है। इसीलिए स्पेन और सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये ममालिक आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं कि वो सोलर एनर्जी के पावर प्लांट्स लगा सकें। मैं आपको यहाँ पर स्पेन का एक सोलर कमर्शियल प्लांट दिखा रहा हूँ जो कि 11 मेगावाट का है और 2011 में लगाया गया। आप देख सकते हैं कि बीच में एक टावर है और उसके गिर्द आपको सोलर पैनल्स नज़र आ रहे हैं। 2650 सोलर पैनल्स यानी मिरर्स लगाए गए इसके गिर्द। रोशनी इन मिरर्स पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट बैक होकर टावर के ऊपर वाले हिस्से पर मुनक्किस हो जाती है, उस पर कंसंट्रेट करती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बनते हैं और वहाँ पर मौजूद सॉल्ट मिनरल्स वो मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लावा होता है। जब ये मोल्टन सॉल्ट जो कि 600 डिग्री सेंटीग्रेड 565 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इनका टेम्परेचर होता है, नीचे जाते हैं तो नीचे एक प्लांट है और वहाँ पर बॉयलर इस एनर्जी को, इस हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए स्टीम बनाते हैं, जिससे आगे हम स्टीम टरबाइंस चलाते हैं। और फिर वहाँ पर जनरेटर लगा होता है जहाँ से फिर हम आगे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि जब रात होगी या बादल आएंगे तो उस वक्त ये सोलर कमर्शियल प्लांट कैसे काम करेगा?
मैं आपको यहाँ पर बड़े बड़े टैंक्स दिखा रहा हूँ जो कि इस मोल्टन सॉल्ट को सेव कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, अपने अंदर ज़ख़ीरा कर लेते हैं। और जब हमारे पास सोलर एनर्जी किसी वजह से ख़त्म हो जाती है, सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुँच पाती, तो वो जो मोल्टन गर्म सॉल्ट्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, वो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं और फिर बिजली बनना शुरू हो जाती है। तो 18 घंटे का, 15 से 18 घंटे का इनके पास ये स्टोरेज है, जहाँ पर अगर 15 से 18 घंटे के बीच में रोशनी ना आए तो फिर भी ये मुतवातर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो कंपनी ये काम कर रही है उसका नाम है टोरिसोल एनर्जी। ये कंपनी इश्तराक से बनी है सऊदी अरब, कतर और स्पेन से। लेकिन अब इसी सिस्टम को चेंज किया जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस टावर के ऊपर सोलर बॉयलर की बजाय एक और चीज़ लगाएंगे जिसे सोलर रिएक्टर कहा जाता है। इसे वाटर वेपर चाहिए, इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, दोनों चीज़ें एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगी, सनलाइट आ रही है और ये सोलर रिएक्टर आपको एक फ्यूल देगा जिसे सिन गैस कहा जाता है। मैंने आपको तस्वीर में भी यहाँ पर दिखाया, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा सोलर प्लांट हमने चेंज कर दिया है और ये हमें एक लिक्विड फ्यूल देगा जिसे सिन गैस कहा जाता है। सिन गैस फर्टिलाइज़र प्लांट्स पर भी इस्तेमाल होती है, हम खुद भी बनाते हैं, जिस प्लांट पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर भी सिन गैस बनती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब इस गैस को आप सिंथेसाइज करते हैं तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स बना सकते हैं। आप केरोसिन भी बना सकते हैं, आप गैसोलीन भी बना सकते हैं, आप डीजल भी बना सकते हैं। तो इसकी सिंथेसिस के बाद आपके पास फ्यूल आ जाता है। इस प्लांट को अगर छोटा करके मैं आपको दिखाऊं तो आपको एक डिश एंटीना नज़र आ रहा होगा। इसके ऊपर हमारे पास सोलर रिएक्टर लगा हुआ है और नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। तो जितनी भी सूरज से रोशनी आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है और सोलर रिएक्टर के ऊपर पड़ती है। सोलर रिएक्टर ने दो हिस्सों में काम करना है, दो रिएक्शन है। पहला रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन बनाता है और दूसरा रिएक्शन सिन गैस बनाता है। पहले रिएक्शन में सोलर पावर की ज़रूरत होती है, यानी धूप की ज़रूरत है और ऑक्सीजन बन रही है। लेकिन दूसरे रिएक्शन में सोलर पावर की ज़रूरत नहीं है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो खुद ब खुद अपनी हीट प्रोड्यूस करता है। मैं आपको यहाँ पर एक सोलर रिएक्टर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर आपको एक रबर सा एक पोरस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे सिरेमिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत से सुराख हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको रेड कलर और ब्लू कलर नज़र आ रहा है। जो रेड कलर है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के होने के बाद, यानी सोलर एनर्जी जब आती है इस रिएक्टर में तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और फिर दूसरा रिएक्शन आता है जिसमें अब हमें सोलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं, अब धूप की ज़रूरत नहीं है और हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर वेपर्स लेते हैं और उनको इकट्ठा करके हम सिन गैस बनाते हैं। दो स्टेप्स हैं क्योंकि आगे मैं आपको बताने जाऊंगा कि इनको हम एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर रहे हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने एटमॉस्फेयर से लेनी है वो डायरेक्ट एयर कैप्चर से भी ले सकते हैं और उस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और मैं आपकी खिदमत में पहले भी वीडियोस दे चुका हूँ। तो हमने एयर ली यानी CO2 ली और वाटर वेपर्स उसमें से आ गए और सनलाइट ली। तो हमने एयर और सनलाइट की मदद से फ्यूल बना लिया। ये फ्यूल लिक्विड फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसके ऊपर दो चैनल्स होते हैं। आप देख सकते हैं कि डिश एंटीना के ऊपर दो चैनल होते हैं। तो सबसे ऊपर रिफ्लेक्टर होता है, रोशनी आके उससे टकराती है और वो रिफ्लेक्टर तकरीबन 5000 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई करता है इस रोशनी को। सूरज से 5000 गुना ज़्यादा टेम्परेचर हम लेकर आते हैं इसके ऊपर और वो रोशनी इसके अंदर दाखिल हो जाती है, उसको हम मैग्नीफाई करते हैं। तो वो जो हम मैग्नीफाई करते हैं वो रोशनी इसके अंदर दाखिल होती है। अब दो रिएक्टर हमने लगाए, उसकी वजह जानी है। उसकी वजह यह है कि पहला रिएक्टर, उसको पहले स्टेप में रोशनी की ज़रूरत है, तो वो पहले स्टेप में रोशनी लेगा और ऑक्सीजन बना लेगा। अब वो दूसरे स्टेप में जा रहा है, अब उसको तो रोशनी की ज़रूरत नहीं है, तो आपके जो रिफ्लेक्टर हैं वो वैसे काम करते रहेंगे, नहीं, वो फ़ौरन टिल्ट होंगे, दूसरे रिएक्टर की तरफ आ जाएंगे। अब उसको रोशनी की ज़रूरत है। तो जब पहले रिएक्टर पर स्टेज 2 जारी होगी तो दूसरे रिएक्टर पर स्टेज 1 होगी, तो वो उस तरफ जाएगा, उसको रोशनी देगा। फिर पहला रिएक्टर दोबारा स्टेज 1 पे आ जाएगा, फिर उसको रोशनी चाहिए। तो इस तरीके से स्विचिंग होती जाएगी और रोशनी बार बार दोनों रिएक्टर्स को मिलती रहेगी और वो अपना काम करते रहेंगे। वो लिक्विड फ्यूल हमें इन द एंड देते रहेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पर शीशे पे दिखा रहा हूँ। तो इसे सिंथेसाइज सोलर मेथनॉल कहते हैं और ये फ्यूचर का फ्यूल है। इसकी वजह यह है कि ये एक न्यूट्रल प्रोसेस के ज़रिए आता है, कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस के ज़रिए। यानी जितनी CO2 आप अखराज कर रहे हैं, जलाकर फ्लू गैसेस में फेंक रहे हैं एटमॉस्फेयर में, अगर आप एक जहाज़ उड़ा रहे हैं,
उतनी ही CO2 आप वापस खींच रहे हैं और फ्यूल बना रहे हैं। तो ये एक क्लोज्ड सर्किट है, लेकिन इसका जो नेट इफेक्ट है वो ये है कि जहाज़ उड़ रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो CO2 की वैल्यू की अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे हमको दूसरों तक पहुंचाते रहिए।